जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर आपका ज्योग्राफी बूस्टर डोज के अंदर स्वागत है। हमने पिछली अपनी डोज के अंदर ये बात की थी भी आपका जो 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं जो है प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि फर्स्ट बुक का है, उसके इंपॉर्टेंट 26 प्रश्न है वो अब तक हम जान चुके थे। इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं चाहता हूँ हम उनके ऊपर भी थोड़ी बात कर लें। इनको पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको कब का जनवरी में भी प्रोवाइड करवा दिया था। अब एक दो दिन पहले फिर मैंने आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी है। कहते हैं ना, चर्चाएं जरूरी है ताकि लंबे टाइम तक चीज याद रह सके। तो ट्रक कृषि से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रक कृषि, तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना यह ट्रक कृषि कहलाता है। फार्म और बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम है वो ट्रक कृषि रखा गया है। तो इसलिए इसको ट्रक कृषि नाम है वो दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 5वें चैप्टर का, कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अप्लाइड क्वेश्चन है। देखिएगा, बाजारीय जो सब्जी कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप है वो क्यों की जाती है? इसका आंसर देखिएगा, बाजारीय सब्जी है वो उस कृषि की मांग है वो नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इन क्षेत्रों में मांग अधिक होती है और ताजा वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। तो सब्जी की खेती नगरों के पास इसलिए करते हैं क्योंकि वहां मांग रहती है और ताजा वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए ही यहां स्थापित किया जाता है। तो मूल जो बात है वो तो मांग की है भी, नगरीय क्षेत्रों में ताजा सब्जी की मांग रहती है इसलिए वहां स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न है कि रोपण कृषि की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से आपके कई कृषि के प्रश्न बनते हैं, फिर भी एक हम उस पर बात कर लेते हैं भी रोपण कृषि है उसकी विशेषताएं। तो आप चाहें तो इस प्रकार से पहले हेडिंग बना ले भी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या सिर्फ ऐसी रोपण कृषि की 3 मुख्य विशेषताएं 3 पूछी है तो कोई भी 3 आप याद रख सकते हैं। जैसे इस कृषि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, बड़े एरिया में ये की जाती है। दूसरा है, इसमें अधिक पूंजी निवेश होता है, उच्च प्रबंधन और तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीनों बात लिख दें, एक लिख दें, वो आपकी इच्छा है। इस कृषि के अंतर्गत जो कृषि का आकार है वो अधिक बड़ा होता है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है वो होती है। यह एक फसली कृषि है, यह भी अच्छा पॉइंट है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है, यानी एक पर ही फोकस किया जाता है। तो ध्यान रखिए, यह एक फसली कृषि है और इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद इसमें सस्ते श्रमिक और यातायात के विकसित साधनों की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा बागान और बाजार है वो सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार की कृषि का अधिकतर भाग है वो निर्यात कर दिया जाता है। तो ये 5 पॉइंटों के अंदर कई तरह की विशेषताएं आ गई, तो कम से कम आप 3 विशेषताएं हैं वो याद रखें, और ये पॉइंट आप थोड़ा सा जरूर याद रखिए तीसरा। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, जब इस चैप्टर से 1 नंबर 1.5 नंबर का एक प्रश्न आता है तो दूसरा क्यों करें। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल विषय है, इसमें कई बार ब्लूप्रिंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है फाइनल पेपर के अंदर। जिस चैप्टर से 1 नंबर का आना होता है उसमें से 2 नंबर का आ जाता है, 2 नंबर वाले से 1-1 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे साथ किसी प्रकार का कोई झटका नहीं लग जाए उस दिन, जोर का झटका धीरे से लगे, तो इसलिए कुछ प्रश्न और तैयार करने भी जरूरी होते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, इन दोनों में 3 अंतर है वो हमें बताना है। तो अंतर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं भी, एक तरफ हमने लिख दिया चलवासी पशुचारण और दूसरी तरफ लिख दिया हमने वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण के पहले पॉइंट की बात करें तो चलवासी पशुचारण है वो जीवन निर्वाह का प्राचीन व्यवसाय है, जबकि इसमें हम क्या कहेंगे भी ये नया व्यवसाय है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है चलवासी पशुचारण है, इसमें पशुचारण में अनेक प्रकार के पशुओं को रखा जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले विशेष पशुओं को ही रखा जाता है। इसमें सभी प्रकार के पशु आ जाते हैं और इसमें कुछ विशेष जो उस क्षेत्र विशेष के अंदर पाले जा सकते हैं।
तीसरा आता है चलवासी पशुचारण से संलग्न जो लोग हैं, जुड़े हुए जो लोग हैं, संलग्न मतलब जुड़े हुए लोग चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन करने वाले एक निश्चित स्थान पर फार्म के रूप में पशुओं का पालन करते हैं। यानी पशुओं का एक फॉर्म बना लेते हैं, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं मिलती है। जबकि चलवासी के अंदर नाम से स्पष्ट है चलवासी, तो चलवासी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चारे के लिए, जल के लिए ले जाया जाता है। तो ये तीन बहुत अच्छे अंतर हैं चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में, इनको तैयार कीजिएगा। अंतर फोरम में ही कर रहे हैं हम सारी बातें। अब है आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में तीन अंतर लिखिए। अंतर फोरम में आ सकता है प्रश्न, और कहीं ऐसे भी आ जाए आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए या गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए, तो एक इनके जो पॉइंट है वो उनकी विशेषताएं हो जाएगी और उन्हीं में हमने अंतर है वो यहाँ पर समेट लिया है। तो एक तरफ आप लिख देंगे आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी तरफ आप क्या लिख देंगे, गहन निर्वाह कृषि। डिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, चाहिए आप बस ये एक बीच की डिवाइडर लाइन खींच लें या चाहिए कॉपी को बीच में से पलट के थोड़ा सा दबाव दे दे, अपने आप ये लाइन है वो बन जाती है अगर आपके पास स्केल नहीं है तो। आदिकालीन का पहला पॉइंट है ये कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, और यहाँ हम कहेंगे ये कृषि एशिया के घने बसे क्षेत्रों के अंदर होती है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरी बात आदिकालीन निर्वाह कृषि की आती है कि ऐसी कृषि में इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है और उससे प्राप्त राख है वो उर्वरक का काम करती है। और इसमें है भी ऐसी कृषि में भूमि का गहन उपयोग होता है, उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर खाद और हरी खाद का उपयोग है वो किया जाता है, तो अलग से खाद वहाँ डालनी पड़ती है। और आदिकालीन निर्वाह कृषि में प्रति इकाई जो उत्पादन है वो कम होता है, जबकि इसमें ये है भी उत्पादन है वो अधिक होता है। तो ये आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में अंतर हो गया। एक चीज़ और बता दूं, कल अपने मानचित्र के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ इंडिया और वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है उनको भी हम कल अच्छे से जानेंगे। अगला प्रश्न फिर अंतर फोरम में, गहन निर्वाह कृषि जो अभी हमने किया और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, इनमें अंतर बताइए। तो वही सेम बात, आप एक तरफ गहन निर्वाह कृषि लिख लें, दूसरी तरफ विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि लिख लें, और इनमें हमें तीन अंतर करने हैं। तो वही एक तरफ एक का नाम लिख दिया, दूसरी तरफ दूसरी का। और इजी लैंग्वेज में और जो आसानी से बनने वाले पॉइंट है जो आप इजीली याद रख सकें, कोशिश की है वही यहाँ रखने की। गहन निर्वाह कृषि घने बसे क्षेत्रों में की जाती है, जबकि विस्तृत वाणिज्यिक जो अनाज कृषि है ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की, जहाँ पॉपुलेशन कम है, और ये वहाँ की जाती है जहाँ पॉपुलेशन अधिक होती है, ये वहाँ की जाती है जहाँ पॉपुलेशन कम होती है। और गहन में बात करें तो इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन कम लेकिन कुल उत्पादन है वो अधिक होता है, और इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन कुल उत्पादन है वो कम होता है। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स पॉइंट है। गहन निर्वाह कृषि है, इसमें गेहूं और चावल मुख्य उपज होती है, लेकिन ज्वार, बाजरा, सोयाबीन जो आदि फसलें भी उगाई जाती है। इसमें मुख्य फसल है वो गेहूं है, और इसके अलावा जो मक्का, राई, जई है वो उगाई जाती है। तो इसमें दो मुख्य फसल है गेहूं और चावल, और इसकी मुख्य फसल है वाणिज्यिक अनाज कृषि की, वो क्या है, गेहूं है। अगला पॉइंट देखिएगा प्रश्न, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में तीन अंतर लिखिए। वही सेम मिश्रित कृषि की विशेषता और डेयरी कृषि की विशेषताएं चाहे इस फोरम में आ जाए, तो वही एक तरफ मिश्रित कृषि एक तरफ डेयरी कृषि। तो इस फोरम में बात करें तो मिश्रित कृषि की विशेषता होगी, इधर ऐसे बात करें तो डेयरी कृषि की, और दोनों की बातें लिख दें तो ये दोनों में क्या हो गया, यहाँ पर अंतर हो गया। तो अंतर फोरम में तो मिश्रित कृषि की बात करें, इस कृषि में फसलों के साथ साथ पशुओं का भी पालन किया जाता है। तो खेती के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, तभी वो मिश्रित कृषि कहलाती है। और इसमें केवल क्या है, इसमें पशु, डेयरी कृषि में केवल पशु ही अधिक पाले जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मिश्रित का, इस फसलों में खाद्य फसलें बोई जाती है, खाने वाली जो फसलें हैं वही बोई जाती है। और पशुपालन है वो इसमें दूध उत्पादन, मांस और ऊन के लिए किया जाता है। ये पशुपालन दूध का उत्पाद, मांस, ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और मिश्रित कृषि में यह कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे गहन निर्वाह कृषि भी अधिक जनसंख्या वाले सघन बसे क्षेत्रों में होती है। और ये कृषि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट है वो की जाती है डेयरी कृषि। आपको पता है नगरों के आसपास जो ताज़ा सब्जी, दूध है उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो इस प्रकार की कृषि फिर वहीं की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे जुड़े हुए कुछ हम जो
ज्ञानोपयोग आधारित प्रश्न थे उनको कर चुके हैं। यहाँ हम उन दोनों खनन से जुड़े हुई जो विधियां हैं, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन, इसमें अंतर को और समझ लेते हैं ताकि दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। अंतर तो याद होगा ही होगा, साथ में ये दोनों पॉइंट भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अंतर। तो देखिए, धरातलीय खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन या विवृत खनन जिसको कहा जाता है, इस खनन विधि को विवृत खनन भी कहा जाता है। और इस खनन को कूपकी खनन, देखिए ले बिल्कुल सिंपल सा, धरातलीय का दूसरा नाम विवृत है और भूमिगत खनन का दूसरा नाम कूपकी, कुएं बनाकर। धरातलीय खनन की ये सबसे सस्ती विधि है, धरातलीय खनन ये सबसे सस्ती विधि है, और यहाँ हम क्या कह देंगे भी, ये महंगी विधि है। तीसरा इसके अंतर्गत आता है भी, इस विधि में उपकरणों और सुरक्षा के उपायों पर कम खर्च होता है। देखिए, पीछे एक प्रश्न पढ़ा था अपनों ने कि धरातलीय खनन की जो धरातलीय खनन है वो सबसे सस्ती विधि क्यों है? क्योंकि इस विधि में उपकरणों और सुरक्षा के उपायों पर कम खर्च होता है। ये महंगी क्यों है? क्योंकि इस विधि में उपकरणों और सुरक्षा के उपायों पर अधिक खर्च होता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, जब धरातलीय अगर याद है तो इसका रिवर्स लिखना है वो भूमिगत में हो जाता है। और खनन की यह विधि कम जोखिम भरी है, इसमें कोई नुकसान होने की संभावना कम रहती है, जबकि खनन की यह विधि अधिक जोखिम भरी है। कुएं बनाकर उसके अंदर उतरना आसान काम नहीं है भाई, दम घुट सकता है और जो मिट्टी है वो ढह सकती है, जो मजदूर हैं वो मिट्टी के नीचे दब सकते हैं, तो बड़ा जोखिम भरा काम है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो इस 5वें चैप्टर में प्राथमिक क्रियाओं की जो हम बात कर रहे हैं, ये कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ वीडियो के माध्यम से बोलने का मतलब मेरा यह है भी, सुनने से भी कई बातें क्लियर होती है। देखिए, जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ काम करती है, जो मेमोरी पावर है, याददाश्त है, वो उतनी ही बढ़ती है। जब आप खुद पढ़ते हो तो आपकी आंखें वहाँ काम करती है, कुछ बच्चे बोलकर पढ़ते हैं। अब जब अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो कान, ये ज्ञानेंद्रियाँ भी काम करेगी। तो जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ काम करेगी उतनी लर्निंग पावर आपकी बढ़ती जाएगी। इस उद्देश्य से मैं इन PDF को यहाँ पर समझा रहा हूँ, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। PDF है तो मैं आपको कह चुका हूँ अपने इस टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया पर, जो कि हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक भी दिया हुआ है। बस आपके मोबाइल के अंदर टेलीग्राम जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास नहीं है फिर आप उसमें सर्च में जाएं, सिद्धिविनायक संग्रिया लिखें, सिद्धिविनायक परिवार, इस प्रकार से कई मिल जाएंगे, लेकिन सिद्धिविनायक संग्रिया को आप ज्वाइन कर लें, जो कि लेटेस्ट अपना टेलीग्राम चैनल है। 10,000 के आसपास स्टूडेंट है वो भी उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ जुड़कर लाभ है वो उठा सकते हैं। मैं चाहता हूँ बस अच्छे से ईमानदारी से आप पढ़ते रहिएगा, जीत जाएंगे हम। अपना मिशन है अब की